नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, जहां एक तरफ ब्लड डोनेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है और कहा जाता है ब्लड डोनेशन सेव लाइव्स, वहीं दूसरी तरफ एक पूरे के पूरे ग्रुप में ट्रांसजेंडर्स, गे और विमेन सेक्स वर्कर्स आती हैं, उनको ब्लड डोनेशन करने से मना किया। ऐसा कहा जाता है कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते और इसके कुछ तर्क भी हैं, कुछ रीजन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन की सुनवाई के दौरान सेंटर ने, केंद्र सरकार ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा और रीजंस दिए क्यों ट्रांसजेंडर्स, गे या फिर विमेन सेक्स वर्कर्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या पूरा केस है, आइए जानते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया एक एफिडेविट के द्वारा, जो कि फाइल किया गया था बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, की जो एक्सक्लूजन है ट्रांसजेंडर्स का, गे लोगों का या फिर फीमेल सेक्स वर्कर्स का एज ब्लड डोनर्स, उनको जो एक्सक्लूड किया गया है बाय इंक्लूडिंग देम इन दी एट रिस्क कैटेगरी ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शंस। ये बेस्ड है ऑन द कंसिडरेशन ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। ये साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इनको एट रिस्क कैटेगरी में डाला गया है, एट रिस्क ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, जिसकी वजह से इनको एक्सक्लूड किया जाता है। केंद्र सरकार का जो रिस्पॉन्स आया है, ये आया है जब हंगजाम सिंह, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्ट आई होप, जो कि मेंबर हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्ट्राइक डाउन करवाने के लिए प्रोहिबिशन, जो कि प्रतिबंध लगाया गया है गे ट्रांसजेंडर लोगों पर ब्लड डोनेट करने से, अंडर द क्लॉजेस 12 एंड 51 ऑफ गाइडलाइंस ऑफ ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल 2017 की गाइडलाइंस हैं, जिसमें दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 12 और क्लॉज 51, जो कि प्रोहिबिट करते हैं गे, ट्रांसजेंडर और विमेन सेक्स वर्कर्स को फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। इसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए, इसको हटाने के लिए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि इशू की गई थी बाय नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अक्टूबर 11, 2017। इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, बेसिकली जो क्लॉसेस 12-51 है, ये क्या कहते हैं, क्या इसमें तर्क दिया गया, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी वाई अनअकैडमी मैम। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपको लेक्चर्स पे, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट यू सी ईयर आफ्टर ईयर। इसी के साथ साथ पाथफाइंडर की पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स, जो कि शुरू हो चुका है 1 मार्च से। 2 महीने का ये क्रैश कोर्स होगा, बहुत ही नॉमिनल इसकी फीस रखी गई है। NDLive10 आपको कोड यूज करना है और आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, जहां पर आप एक गाइडेड रिविजन पा सकते हैं हम सभी के द्वारा। साथ ही अनलॉक 20 का जो डेडलाइन है या जो अंतिम दिन है वो 17 मार्च है दोस्तों। अगर आप ये ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो अभी अवेल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी मैम, आपका कोड क्यों यूज करें। देखिए, मेरे कोड यूज करने के दो फायदे, एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको मेरी एक तरह से सपोर्ट मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी आपकी पूरी जर्नी में भी। चलिए, सबसे पहले समझते हैं 2017 की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं। तो जो गवर्निंग बॉडी है NBTC, उसने अपनी 26वीं मीटिंग में जो हुई थी 1 जून 2017 को अप्रूव की थी गाइडलाइंस, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, वो ऑफर करे सेफ, सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स टू दोज इन नीड। ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए ब्लड का, और वो सेफ और सफिशिएंट होना चाहिए और टाइमली सप्लाई होनी चाहिए। इन गाइडलाइंस को डिजाइन किया गया था ताकि प्रमोट किया जा सके बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, और इंश्योर किया जा सके जो डोनेशन है वो लोएस्ट रिस्क पर हैं, जो ब्लड डोनेशन आए वो आए लोएस्ट रिस्क डोनर्स पॉसिबल के द्वारा, मतलब जिनको कोई खतरा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसा भी इंश्योर किया जाए। नाउ इस प्रेजेंट केस में जो क्लॉज 12 और 51 की बात की गई है, जिसको चैलेंज किया गया है गाइडलाइन के, ये कहकर चैलेंज किया कि वायलेटिव है, ये एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 14 बेसिकली राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। ऐसे ही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इन तीनों आर्टिकल्स को कहा गया है कि जो क्लॉजेस हैं 12 और 51, ये इसको वायलेट कर रहे हैं इस एक्सटेंट तक कि वो एक्सक्लूड करते हैं ट्रांसजेंडर लोगों को
और प्लस men having sex with men and female sex workers from blood donors. बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये वायलेशन है इन तीनों आर्टिकल्स का, विच आर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो. अगर क्लॉज 12 को समझे तो क्लॉज 12 जो है गाइडलाइन का, उसको टाइटल किया गया है रिस्क बिहेवियर, जिसमें इट फॉल्स अंडर द ब्लड डोनर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया. जो ब्लड डोनर्स है उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा उसका क्राइटेरिया के बारे में बात की गई है. और ये मैंडेट करता है कि जो डोनर्स हैं वो फ्री होने चाहिए किसी भी डिटर्मिनेबल डिजीज जो ट्रांसमिट हो सकता है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन. और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए और एज अ ब्लड डोनर जो कि रिस्क पर है फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन, जिसके द्वारा ट्रांसजेंडर्स, ये फीमेल सेक्स वर्कर्स या जो भी इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो कि सेक्स करते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या फिर कोई और हाई रिस्क वाले जो लोग हैं, इनको एक तरह से अलग रखा गया है, इनको एक तरह से बार किया गया है नॉट डोनेटिंग द ब्लड, क्योंकि ऐसा डिटरमाइन किया गया मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा जो डिसाइड करते हैं देयर फिटनेस फॉर ब्लड डोनेशन कि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क ऑफ हैविंग दीज डिजीजेस कैटेगरी में. इसके अलावा अगर क्लॉज 15 की बात करें तो ये परमानेंटली डिफर करता है. परमानेंटली डिफर करने का मतलब है कि जो ब्लड डोनर्स हैं वो उनको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा ब्लड डोनेट करना उन ऐसे लोगों को जो कि रिस्क पर है HIV इन्फेक्शन के, इंक्लूडिंग गे ट्रांसजेंडर पीपल फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड. इन दोनों ही क्लॉजेस को चैलेंज किया गया है, सेइंग दैट दे आर वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स 14, 15 और 21. नाउ जो प्रेजेंट प्ली है किस के बारे में देख लेते हैं. तो जो प्रेजेंट प्ली है जिसका टाइटल है थंगजाम संता सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फाइल की गई थी 2021 में एक मणिपुर बेस्ड ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा. में चैलेंज किया गया था संवैधानिक वैधता 2017 की इन गाइडलाइंस की, जो कि बार करती है ट्रांसजेंडर या गे लोगों को फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड. प्ली में कहा गया कि सिंस द ब्लड इज टेस्टेड, जो ब्लड है डोनेट करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए, जैसे एड्स है, HIV है, हेपेटाइटिस C या B है. तो ऐसे में परमानेंटली एक्सक्लूड करना लोगों को बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, ये वायलेटिव है उनकी राइट टू इक्वालिटी का. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के समय पर बहुत सारे लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को बार कर दिया गया फ्रॉम डोनेटिंग द ब्लड, फ्रॉम गेटिंग द ब्लड फ्रॉम देयर ट्रांस रिलेटिव्स और लव्ड वंस, इन गाइडलाइंस के चलते हुए. जो गाइडलाइन दी गई है 2017 में, जो कि कॉन्ट्रवीन करती हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को, जो कि आई थी नवतेज, जौहर और नालसा केसेस में, ऐसा भी प्ली में कहा गया है. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम समझ लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नालसा और नवतेज जौहर जो केस है उनमें रूलिंग्स में क्या क्या कहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2014 का केस है और नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2018 का केस है, इसमें कहा था कि अगर कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पर, अंडर सेक्शन 15 उसमें इंक्लूड किया जाए जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी, मतलब सेक्स को आप जेंडर से अलग नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये कहा गया. एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो. तो केवल सेक्स शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 15 में. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन रूलिंग्स के अकॉर्डिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी इंक्लूड करने की बात की है अंडर आर्टिकल 15. नाउ नालसा केस में कोर्ट ने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अंडर आर्टिकल 15 और 16, वो इसका मतलब है कि जो सिर्फ वो सेक्स तक लिमिटेड नहीं होगा, इट विल इंक्लूड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर एज वेल. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होगा. तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, जो सेक्स है इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट विच डिफाइंस द रोल्स बेसिकली. ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी जो हमारे देखी जाती है, कोर्ट ने ऐसा कहा, एक इंटीग्रल पार्ट है सेक्स का, और कोई भी व्यक्ति, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, इंक्लूडिंग दोज हुज आइडेंटिटी हु आइडेंटिफाई एज थर्ड जेंडर. उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया जो अपने आप को थर्ड जेंडर, मेल फीमेल से बियॉन्ड एक थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा. अब मैं आपको नालसा केस का थोड़ा सा बता देती हूँ. ये केस जो था ये फाइल किया गया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नालसा के द्वारा, जिसमें लीगली रिकॉग्नाइज करने के लिए उन लोगों को, इसके लिए केस डाला गया था जो फॉल करते हैं आउटसाइड द मेल फीमेल जेंडर बाइनरी, मेल फीमेल जेंडर थर्ड जेंडर के लिए, बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए केस फाइल किया गया था बाय द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग पर्सन हु आइडेंटिफाई थर्ड जेंडर. कोर्ट को यहाँ पर डिसाइड करना था कि जो लोग हैं जो
आउटसाइड मेल फीमेल बाइनरी हैं उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए एज थर्ड जेंडर, जो कि किया भी गया था। वहीं नवतेज सिंह जौहर जो केस था, इसमें ऑब्जर्व किया गया था कोर्ट के द्वारा कि जो एलजीबीटी लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो डिजर्व करते हैं अपनी एक लाइफ जिसको अनइंटरप्टेड वो जिए अपनी लाइफ को, उनको एज फेलेंस ना देखा जाए। और साथ ही आईपीसी की धारा 337 को भी एक तरह से खारिज भी कर दिया था, ये कहते हुए, जो कि क्रिमिनलाइज करती है। आईपीसी की धारा 337 क्या करती थी? इट यूज टू क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट ऑफ अडल्ट इन प्राइवेट। इसको कहा था कि वायलेट करती है आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को संविधान के, तो उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पर प्ली में ये भी कहा गया है कि जो एक्सक्लूजन है लोगों का विदाउट एनी एग्जामिनेशन ऑफ द एक्चुअल रिस्क ऑफ HIV अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14 एंड 15। इन केसेस के कभी कन्वीन कर रहा है गाइडलाइंस जो है, और साथ में अगर आप नहीं अलाउ कर रहे हो ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करने से विदाउट एक्चुअली एग्जामिनिंग द ब्लड, आप वायलेट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो उनके साथ अंडर आर्टिकल 14 एंड 15, राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बेसिकली, एंड डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ इंटेंजिबल डिफरेंशिया। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको समझने में कोई दिक्कत है, ऐसा भी प्ली ने आर्ग्यू किया। नाउ गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है? अब हमने ये तो सुन लिया जो प्ली में कहा गया, हमने ये भी सुन लिया कि कोर्ट की रूलिंग्स क्या थी। अब सरकार ने इस पे क्या आर्ग्यूमेंट दिया है? तो अपने एफिडेविट में सरकार ने कहा है कि जो एक्सक्लूजन किया गया है ट्रांसजेंडर का, गेज का या फिर विमेन सेक्स वर्कर्स का फ्रॉम ब्लड डोनेशन, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। यहाँ पर एफिडेविट में ही कहा गया है कि कोई एक मतलब सब्सटैंशियल एविडेंस, उनके पास एक सब्सटैंशियल एविडेंस है जो दिखाता है जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं या फिर मेन हैविंग सेक्स विद मेन या फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, वो बहुत रिस्क पर होती हैं HIV, हेपेटाइटिस B और C इन्फेक्शंस के। यहाँ पर सेंटर ने रेफर किया है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2021 को भी, जिसमें पॉइंट किया गया है कि 2 से 6 गुना, 3 से 6 टाइम्स हायर HIV प्रेवलेंस का रिस्क होता है अमंग द अडल्ट्स हु आर हिजरास, ट्रांसजेंडर्स, मेन हु हैव सेक्स विद मेन एंड फीमेल सेक्स वर्कर्स। तो इस आधार पर सरकार ने कहा है कि उनको बार किया जाएगा फ्रॉम नॉट डोनेटिंग ब्लड। इस रिस्पॉन्स में जो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि स्क्रीनिंग जो होती है इन्फेक्शियस डिजीजेस की, वो होती ही है ब्लड डोनेट करने से। यहाँ पर एफिडेविट ने पॉइंट आउट किया कि जो रेसिडुअल विंडो पीरियड होता है ना, इवन विद द बेस्ट ऑफ टेस्ट लाइक न्यूक्लियर एसिड टेस्टिंग टेस्ट, वो इंडिकेट करता है बेसिकली कि भाई जो टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट है और टेस्टिंग डिटेक्टिंग इन्फेक्शन है ड्यूरिंग विच द इन्फेक्शन मे बी अनडिटेक्टेबल गोइंग टू लिमिटेशंस इन द टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब हो सकता है जब व्यक्ति का इन्फेक्शन हुआ हो और वो इन्फेक्शन पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है इन्फेक्शन से, और उसका जो टेस्ट हुआ है तब तक वो टेस्ट डिटेक्ट ही ना कर पाए इन्फेक्शन को, तो उस वाले जो विंडो है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ये बार किया जा रहा है। तो टेस्ट को, टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस को भी यहाँ पर मेंशन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। फाइनली केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि इस तरह के जो भी मुद्दे होते हैं वो आते हैं इन दी एम्बिट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका के एम्बिट में आते हैं, और जहां पर भी नीड देखी जाएगी टू बी सीन फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव एज अपोज टू एन इंडिविजुअल राइट्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा एज अपोज टू एन इंडिविजुअल राइट्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे एफिडेविट में बहुत क्लियरली कहा गया कि राइट ऑफ द रिसिपिएंट टू रिसीव अ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो एक जिसको जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है उसका जो अधिकार है टू हैव सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो काफी आउटवे करता है ऑफ द इंडिविजुअल राइट टू डोनेट ब्लड। तो इन आधारों पर इस कैटेगरी को, जो ट्रांसजेंडर्स हैं या गे हैं या विमेन सेक्स वर्कर्स हैं, उनको डिनाई किया जाता है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ 2017 क्लॉज 12 एंड 51 टू डोनेट ब्लड। आपका क्या कहना है इसमें? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या कॉल है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन है या फिर वाकई में ये वायलेट करता है हमारे संवैधानिक राइट्स को, 14, 15, 19, 21 इन सभी को। चलिए दोस्तों, अनअकैडमी बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। 16 मार्च से बैचेस शुरू हो रहे हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट हियर। इसी के साथ साथ 3 अप्रैल से ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो जाएंगे हमारे। अगेन आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और आप अवेल कर सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स अपने ऑफलाइन कोर्सेज में जो कि शुरू हो जाएंगे। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, पाथफाइंडर का कोर्स लाइव है। NDLive10 आपको कोड यूज करना है।
संडे को 11 बजे आपका होता है कॉम्बैट, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, अलॉन्ग विद विनिंग अ लॉट ऑफ प्राइजेस। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू अप्लाई फॉर लोन ऑल्सो। And that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.